व्हाट माय एम इज कि इस वाले टर्म को डिनोमिनेटर से हटा दूं, बिल्कुल खत्म कर दूं, इसे रैशनलाइज कर दूं। रैशनलाइज का मतलब है कि जो टर्म ये इरैशनल है ये रैशनल बन जाए, और ये तभी बनेगी जब ये a माइनस बी है, इसको इसका मल्टीप्लाई किया a प्लस बी से, और ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। दिस इज द ओनली वे आई कैन डू इट। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, मैंने इसको 3 प्लस 2√2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाता है 9 माइनस 8। 2√2 का स्क्वायर इज 8। यो कम हियर। So 1 by x is 3 plus 2√2. 1 by x is 3 plus 2√2. अब उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 by x स्क्वायर। तो मैंने आपको कहा था इसमें हमेशा क्या करना है, x प्लस 1 by x, x माइनस 1 by x। आपने पॉलिनोमियल्स भी साथ में स्टार्ट कर लिया था, तो सबसे इजी वे यही रहेगा। x क्या है हमारा 3 माइनस 2√2, 1 by x क्या है 3 प्लस 2√2। ये चीज मुझे आपको अच्छे से करवानी है। ठीक है, तो x प्लस 1 by x क्या आ जाएगी 6, x माइनस 1 by x 3 माइनस 2√2 माइनस 3 माइनस 2√2, यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 4√2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 into minus 4√2 which will be minus 24, and this is the answer. पर बेटा वो प्लस में आता है ना, a माइनस बी को होल स्क्वायर क्या होता है, अगर प्लस तो तब कर सकते, तब चाहे आप प्लस के साथ करते चाहे माइनस के साथ करते आपका आंसर आ जाता। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इन बिटवीन माइनस दिया है, तो आपको वो बहुत क्लियर कट केस है, उसने x माइनस 1 by x और x प्लस 1 by x की दोनों फॉर्म्स निकालने को कहा है। एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, गेट द आंसर, मल्टीप्लाई करो। समझ में आ गया सबको ये, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? और कॉन्वेंट के पेपर में आई थिंक बाकी सब चीजें सही थी इसमें। उसने 34 किया है, उसने प्लस वाला कर दिया मन्नत ने कि नव्या ने, हाँ नव्या ने 34 लिखा हुआ है। ऑलमोस्ट बाकी सभी क्वेश्चंस ठीक थे, है ना, जो मुझे लगता है कॉन्वेंट के पेपर के। चेक करोगे, पेपर एक ही था कि डिफरेंट थे? एक ही पेपर था ना, फिर तो ठीक थे। थर्ड क्वेश्चन करो, AB is parallel to CD, angle ABE is 125, angle CDE ठीक है, ठीक है, पेपर उस पर लगाऊंगी, यहाँ पे शेयर कर। ये देखते हैं यहाँ पर, ये ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। So it says 2 points have ये वाला, AB is parallel to CD, angle ABE is 125, angle CDE is 155, measure of x। तो हम क्या करते हैं, थ्रू E ड्रॉ अ लाइन पैरेलल। मैंने कहा था हमेशा जब भी दो पैरेलल लाइंस है उनको क्लियर कट एक ट्रांसवर्सल नहीं बाइसेक्ट इंटरसेक्ट करती, तो हमेशा जो थर्ड पॉइंट हमारा आता है
उस पर हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। ये 125 है, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? ये वाला पोर्शन कितना आ जाएगा हमारा? 180 माइनस 125। हम क्या लेंगे? ये कोइंटीरियर एंगल। तो कितना आ जाएगा ये? 55 डिग्री। 35 नीचे 155 वाला मैंने पहले माइनस कर दिया, दिमाग में वो चल रहा था। ठीक है, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 155 विच इज इक्वल टू 25 35 25। तो आंसर क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करोगे तो 80। x इज इक्वल टू 80। कितना क्लियर है बच्चा में? This is just working on the screen, not on the picture. Correct? बेटा लाइन्स एंड एंगल्स में मैंने कहा था ये सारे आपके उसमें दिए हुए हैं, ये सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बुक के हैं और एग्जाम्पलर के होंगे हर सर, बस और कुछ नहीं है। पेपर इजी ही आता है, तुमने पढ़ाई सच में तुमने अच्छी तरह से की है। पता नहीं इस बार मुझे आई फील कि मैंने आपको ठीक से समझाया है, मतलब जो मुझे आउटपुट मिला है ना ओवरऑल भी मैंने लगाया है तुम्हारे साथ, मुझे लगा है कि इस बार समझ में आया, तुम्हारे दिमाग में वो चीज गई है कि रैशनलाइज करना तो याद हो रहा है। लास्ट ईयर सच में बच्चे थे जिनको मैं रैशनलाइज सितंबर तक करवाती रही थी, फिर भी वो कहते थे नहीं समझ नहीं आ रहा मैम फिर से करवाओ, और हर बार वैसे ब्रिलियंट है बच्चा वो, पर उसके रैशनलाइज दिमाग में जा ही नहीं रहा। ठीक है, पॉलिनोमियल्स भी फैक्टराइज भी करवाया था, क्योंकि लास्ट ईयर में भी कुछ चीजें ऑनलाइन ऑफलाइन होती रही थी ना, बट इस टाइम मुझे लगा था पॉलिनोमियल सच में मैं स्टार्ट नहीं करना चाहती थी, मुझे लगा था बहुत लंबा चैप्टर होगा, समझ नहीं आएगा, दिमाग खपेगा, तो फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पिकअप किया, राइट, व्हिच इज लाइक अच्छा लगता है जब समझ में आए आपसे। रिस्पॉन्स जब मुझे मिलता है ना, देखो बाद में समझ आए प्रैक्टिस हो वो अलग होता है, बट बैठकर आपको समझ में आ रहा है, आप मुझे रिप्लाई देते हो कि हाँ इस पे ऐसे कर लेंगे, दैट इज अ गुड थिंग। अच्छा, इसका ना ये वाला क्वेश्चन एक था, सेकंड क्वेश्चन, जो मैं कहूंगी कि थोड़ा सा सोच कर करने वाला। 2 points having same non-zero abscissa but different ordinates lie on x-axis, y-axis, line parallel to y-axis, line parallel to x-axis. इसे solve करो. It says 2 points having the same non-zero abscissa तो इसमें मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किया। जब भी आपको कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन आता है ना, मेरी फर्स्ट एडवाइस आपको यही रहेगी, लीनियर इक्वेशन और कोऑर्डिनेट ग्राफ ड्रॉ करो। या तो हम बहुत समझ में आए, नहीं उनके नॉन जीरो एब्सिसा है बट डिफरेंट ऑर्डिनेट्स, एब्सिसा सेम है। एब्सिसा क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो x सेम है, x सेम कम होगा, जैसे मैंने x2 लिया तो यहाँ पर भी x2 है, और कहाँ होगा 2? यहाँ पर नीचे भी, सो इट विल बी अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। समझ में आ गया? ये चीज हम कवर करते हैं लीनियर इक्वेशंस, बिकॉज ये इक्वेशंस की बात आ गई ना, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये सारी चीजें हम वहां पे कवर करते हैं कि किस तरह की लाइन पैरेलल होती है x एक्सिस को, किस तरह की लाइंस पैरेलल होती हैं y एक्सिस। इरैशनल नंबर लाइन बिटवीन 3 and 5। पता है इसमें मैंने क्या कहा था? इसमें ना हम ज्योमेट्रिक मीन वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, मैंने आपको करवाया नहीं होगा, लिखो इसको, जो बच्चे यहाँ बैठे ना वो लिख लो, हाउ टू फाइंड इरैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। तो एक मेथड होता है ज्योमेट्रिक मीन मेथड, मैंने आपको बहुत इजी वे करवाए थे, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि आपके दो नंबर्स हैं 3 और 5, और ज्योमेट्रिक मीन से ना मोस्टली इरैशनल नंबर ही निकलता है।
ज्योमेट्रिक मीन से इर्रेशनल नंबर ही निकलेगा। ठीक हो गया? तो हमें करना क्या है, हमें करना है दो नंबर जो दो लिमिट्स दी हुई है ना, इनको किया मल्टीप्लाई और इसका ले लिया स्क्वायर। ये होता है ज्योमेट्रिक। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट ले लो, तो दैट इज माय ज्योमेट्रिक मीन। और इसको हम कहेंगे दैट्स द टू नंबर्स irrational number lying between root 3 and 5 is root 15. Yeah. और वैसे भी अगर आपको सॉल्व करना है तो आप रूट 15 सॉल्व करते हैं, 3 पॉइंट कुछ बनता है क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16, तो रूट 15 3.9 कर सकते थे आप, 3.9 तक तो पहुंच जाएगा। रूट 8 क्या होता है 2 रूट 2, 2 इंटू 1.414, 2 तक पहुंचा, 3 तक तो पहुंचा ही नहीं, है ना। फिर रूट 27, 3 रूट 3 हो गया, 3 इंटू 1.732, इसको सॉल्व करोगे 3 को 1.7 से किया तो 5.1 बन जाता है, 17 3 से 51 होता है, तो ये 5 से भी बड़ा हो गया, और 3.5 तो रैशनल इरैशनल है ही नहीं। तो हमारा अगर मैं सिर्फ ऑप्शन से जाती और मुझे कुछ नहीं आता, ये मुझे मेथड भी नहीं आता है, देयर इज अ वे आई कैन अप्रोक्सीमेट एंड गेट द आंसर। समझ में आ गया? द ओनली वे इज, यहाँ पर मैंने ज्योमेट्रिक मीन आपको करवाया था कि अगर ये 4 ऑप्शंस में, मैंने कॉन्वेंट को उस दिन ही करवाया था, है ना, कि आप 3 into 5 करके उसको स्क्वायर रूट कर सकते हो। दिस इज अनदर वे टू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। आप उस टाइम तो पूछ लिया था कि मैम इसके पास एक नंबर ही निकाल सकते हैं, अगर बाकी नंबर्स और भी निकालने हो तो हम क्या करते हैं, तो वो भी लिख लो, क्योंकि कभी कभी टीचर्स रिजिड हो जाते हैं कि नहीं वो मेथड करना है। आपके पास दो नंबर्स है 3 and 5, इसके बीच में आपको इर्रेशनल नंबर इंसर्ट करते हैं, वो लिखते हैं, है ना। अगर मैं इसी मेथड से करूंगी तो आपने लिखा 3 रूट 15 and 5, है ना। अब मुझे क्या करना है, ये इन दोनों के इन बिटवीन है, इन दोनों के इन बिटवीन फिट कर दो। कैसे? 3 इंटू रूट 15 उसका स्क्वायर, ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा। इन दोनों के बीच में कर दो 5 इंटू रूट 15 उसका स्क्वायर रूट, एंड दिस साइकिल गोज ऑन कंटिन्यूस। होता क्या है इसमें, स्क्वायर रूट इतने बढ़ जाते हैं ना कि आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो गए हो। तो ये 2 स्टेप्स तक ही आता है, बस इतना ही आएगा, इसके आगे नहीं आएगा, ठीक है। वरना आपके पास इजी वे आउट तो है ही है, बट इफ आई से बाय मेथड ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, बाय मेथड ऑफ मीन्स इंसर्ट इरैशनल नंबर, तो आप इस तरह से, फर्स्ट स्टेप तो हमेशा आसान होगा, सेकंड में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो उसका स्क्वायर रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो उसका स्क्वायर, बस इतना काम किया है। इसके आगे भी देखो अब क्या हुआ, ये इस तरह से नंबर बन गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 रूट 15 रूट 15 स्क्वायर रूट ऑफ 5 रूट 15 एंड हमारे पास आ गया 5। ये ऑर्डर बना, ये ऑर्डर बन गया ना, कि ये इससे बड़ा, फिर ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ऐसे ऑर्डर चलेगा, है ना। अब आपको इन दोनों के बीच में फिट करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, है ना। कैसे? 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू रूट 15 उसका स्क्वायर। बस ये क्या है, नंबर बहुत आगे बढ़ता जाता है, इसको आप सॉल्व नहीं कर पाते, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सिर्फ आपका एक कॉन्सेप्ट क्या है कि दो नंबर्स लिए उनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट में रख, स्क्वायर रूट 3 है ना, 15 से कुछ बाहर निकलेगा, फिर वो आगे 3 से मल्टीप्लाई होगा। ये 3 अंदर जा सकता है, रूट 15 से बाहर क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, 9 बन जाएगा अंदर जाकर, रूट 135 हो जाएगा। बस इतना कर सकते हैं कि मैं इसको सॉल्व करके रूट 135 कर, ठीक हो गया। दैट इज व्हाट आई से, ये पूरा सॉल्व होता नहीं है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 4 ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कॉन्वेंट ले लो, चाहे डीएवी ले लो, चाहे मैं ले लूं, है ना। यहाँ पर भी आए, ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि ये क्वेश्चन मैं करवाऊं, क्योंकि इसमें गलती होती ही है, हम जल्दी करते हैं इस क्वेश्चन में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, मैं आपको हमेशा, मैं खुद ऐसे ही करती हूँ, मैं तुम्हें क्या बोलूं, मैं इसको विदाउट ग्राफ कभी भी सॉल्व नहीं करती। हमेशा जब एक नंबर का इक्वेशन दिया हो ना, तो वो एक नंबर मुझे खोना नहीं है, मुझे नहीं कटवाना एक नंबर, बाद में कहना ओ शिट ये गलत कराए, पूरे आने थे या एक नंबर मिल जाता, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना होता इस केस में, ऑलवेज ड्रॉ योर एक्सेस
मैं आपको एक्स एक्स डैश कर रही हूँ, आपको रफ में ऐसे ही ड्रॉ करूंगी, राइट। उसने कहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 545, ये पॉइंट 45 लोकेट करने में हार्डली अनदर सेकंड लगेगा, एक्सिस बनाने में, वो पॉइंट लगाने में हार्डली 4-5 ठीक हो गया। तो ये 4-5 आ गया यहाँ से। तो नाउ नेक्स्ट आपको कहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आप यहाँ खड़े हो, आपको एक्स एक्सिस तक जाना है, कितना डिस्टेंस चलकर जाओगे? बस ये 4-5 के चक्कर में रह जाते हैं। देखो 4 भी आंसर दिया होगा, 5 भी दिया होगा। आपके जो ये दो पॉइंट्स है ना 4-5, ये दोनों ऑप्शंस में होंगे, नहीं होंगे तो ये ब्रैकेट लगा होगा, डैश लगा होगा। तो हमेशा 1 सेकंड लगेगा आपको ये फिगर ड्रॉ करके आंसर निकालने में, हमेशा इसमें ये फिगर जरूर ड्रॉ करना। मैंने उस दिन भी आपको यही कहा था जब मैंने क्वेश्चन करवाया था कॉन्वेंट में संडे को। आपको कहा है फ्रॉम एक्स एक्सिस, तुम इस पॉइंट पे खड़े हो, तुम्हें एक्स पे जाना है, एक्स से तुम कितनी दूर खड़े हो, वाई से कितनी दूर खड़े हो? वो मिरर इमेज होती है, उल्टा तो कुछ भी नहीं आता, इसका तो उल्टा आता ही है ना, इसका ही उल्टा आता है। एक होता है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पर चल रहा है। ये 0.54, हाँ ये 54 कितना यहाँ से, मैंने कहा ये 4-5 है, अलोंग एक्स एक्सिस तो तुम 4 चले हो, अलोंग वाई एक्सिस तुम 5 चले, लेकिन फ्रॉम एक्स एक्सिस कितनी दूर खड़े हो? 5। फ्रॉम वाई एक्सिस कितनी दूर खड़े हो? 4। क्लियर हो गया? चलो फाइंड एन रैशनल नंबर बिटवीन 1/7 2/7, तो इजी था। हाँ अब ये वाला कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 कर लो। दिस वन क्वेश्चन 4, ये इंपॉर्टेंट है, ये गलत होता ही है मैक्सिमम जनता का, पर प्लीज आप लोग गलत मत करके आना, ठीक है। इसमें कोई रट्टा मार सकते हो, रट्टा मार लो, मैं रट्टा नहीं मारती हूँ, मुझसे नहीं होता कि अगर फ्रॉम का है तो मैं वाई। विद प्रैक्टिस वो मुझे समझ में आ गया कि ऐसे होगा, पर अगर मुझे नहीं समझ में आता या मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाती तो मैं हमेशा आपको पहले फिगर ड्रॉ करके दिखाऊंगी, दैट इज माय वीकनेस। आई नो कि वो गलती वाले चांसेस है, आई विल नॉट रैंडमली से अ थिंग, ठीक है, उसको 1 सेकंड 2 सेकंड देने बिल्कुल जायज है। PQ is parallel to ST, PQR आपको दिया हुआ है 110, RST दिया हुआ है 130, फाइंड एंगल QRS, ये तो मैंने उस दिन ही करवाया था। हम क्या करते हैं इस केस में, फ्रॉम दिस पॉइंट R ड्रॉ अ लाइन पैरेलल, सबसे इजी वाला केस हो, फ्रॉम दिस पॉइंट R ड्रॉ अ लाइन पैरेलल, नहीं लग रही तो इसको पैरेलल कर लो भाई, ठीक है। हाँ इंस्ट्रक्शन को लिख देना है क्योंकि ये 2 मार्क्स में है ना ये, इसलिए। नहीं बनाओगे तो क्या करोगे आप, इसको एक्सटेंड करोगे, करना तो पड़ेगा ही ना, फिर तुम ट्रायंगल में लेकर आओगे उसको, कहीं ना कहीं तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे इजी यही है, ये एंगल कितना हो गया 70 डिग्री, समझ में आ गया? क्या क्या रीजन है इसका, कोइंटीरियर एंगल्स। ये एंगल कितना है, ये भी क्या रीजन है, कोइंटीरियर एंगल्स। अब तीनों को ऐड कर दो, 70 प्लस हमारा जो एंगल हमें चाहिए प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? मैंने तब कहा था कि इस क्वेश्चन को सबसे इजी वे क्या होता है, आप जहां पर जो थर्ड पॉइंट दिया होता है ना, हमेशा जहां पे एंगल बन रहा है वहां पे लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ पर ई पॉइंट दिया था ना जहां पे एंगल बन रहा था, जिसको चाहिए थी वैल्यू, जिसकी हमें वैल्यू चाहिए थी, वहां पे मैंने लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी, वरना मैं इसको ऐसे एक्सटेंड, ठीक है। तो ये 110 है, ये 70 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, समझ पा रहे हो, ये 110 हो गया, ये 70 हो गया, ये 130 है, ये कितना हो जाएगा 50। बात तो वो एंगल सम प्रॉपर्टी की आ गई।
अब जैसे मर्जी कर लो, जो इजी लगता है, जिसमें लिखना कम होता है। तो आई थिंक एक आर पे ड्रॉ करके लिखना सबसे कम हो रहा है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लिखनी होगी, एंगल्स नहीं बनेंगे, ट्राइंगल नहीं बनेंगे, ठीक है। Without plotting the points, indicate the quadrant in which they lie. If abscissa is -5, ordinate is 3. Abscissa is -5, ordinate is 3, point is -5, 3, and they lie in the second quadrant. और देखो उसने साइड पे ये बनाया हुआ है ना, दिस इज व्हाट आई सी। जब आप मुझे अपना पेपर देते हो ना चेक करने के लिए, मैं ये चीज चेक करती हूँ। आप कहते हो ना कुछ समझ नहीं आएगा, मुझे समझ में आता है कि आपने उससे कैसे सॉल्व किया है, वो आपकी रीजनिंग सही है कि नहीं। तो whenever I ask you for your paper, आप अपना पेपर मुझे सबमिट करके चाहते हो ना, मुझे 3 दिन या 2 दिन क्यों लगते हैं, क्योंकि ये नहीं मैं आंसर चेक करती, मैं साइड पे आपकी वर्किंग में देखती हूँ कि आपने उसे डिराइव कैसे किया है, आपने उसे वर्कआउट कैसे किया है, गलती कहाँ की है, प्लस माइनस कहाँ गलत की है, ठीक है। एब्सिसा इज -5, ऑर्डिनेट इज 3, सेकंड क्वाड्रेंट, ऑर्डिनेट इज 5, एब्सिसा इज -3, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट। देखो उसने कैसे अपने क्वेश्चन को उसने सिर्फ ट्विस्ट किया है, बात वही लिखी है लेकिन उस चीज को उसने देखो 1 लिख 3 - 5 लिख दिया। ऑर्डिनेट इज 5, +5 था, एब्सिसा इज -3, उसने पॉइंट को -3, 3 - 5 लिखकर फर्स्ट कर दिया है, पता नहीं क्या किया है ना। तो चलो इसको नहीं समझते, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट ही है, दोनों केसेस में सेकंड क्वाड्रेंट ही आंसर है। √3 को नंबर लाइन पे शो करना आता है ना, हो जाएगा तो मैं करवा दूंगी, स्पाइरल से करना है। तो पहले 0 1 1 पर ऐसे ड्रॉ करोगे, फिर ऐसे बनाओगे, तो ये √3 आएगा, इस पर ऐसे। चलो नेक्स्ट, वो पता क्या करते थे, आपकी बुक में दिया हुआ है, काफी बुक्स में दिया हुआ है, √2 हम यहाँ ले गए, दिस इज √2, यहाँ से 1, ये बुक में भी दिया होगा, वरना आई थिंक ना ये उसकी बुक है, एमएल अग्रवाल की बुक है, उसमें भी दिया हुआ है, ICBSE के लिए भी आई है, पहले वो ICSE के लिए आती थी, उसमें तो दिया ही हुआ है, ये सॉल्व किया हुआ है उसने, CBSE वाली बुक में स्पेसिफिकली उसने सॉल्व किया हुआ है इस तरह से। और आपकी बुक ने किया हुआ नहीं किया हुआ उसने, वहां पर आपकी बुक ने किया हुआ, मेरे हिसाब से आपकी बुक ने ये वाला मेथड नहीं किया, चेक कहीं तो देखा था मैंने, उस बुक में तो पक्का ही है। नहीं, आपकी बुक ने नहीं किया, ठीक है। मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगी, जहां पर इसी में है, फोन में मैं बाद में शेयर कर दूंगी पिक्चर क्लिक करके। उसने क्या किया था, यही चीज उसने की हुई है कि हमने पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ की, ठीक है। ये मेथड दूसरा उसका क्या हो सकता है, अगर आपकी टीचर अप्रूव कर देती है, आपने 1 पर √2 ड्रॉ कर, ये √2, अब आपने ये √2 लिया और इसे नंबर लाइन पर लिया, ये डिस्टेंस √2 आ गया। अब मैंने यहाँ पर फिर से परपेंडिकुलर 1 शो कर, ठीक है, ये 1, ये √2, तो अगर मैंने इसको ज्वाइन किया तो ये √3 बन गया। अब यहाँ से सेंटर लेकर ये कंपास लेकर मैं ड्रॉ कर दूं, दिस इज √3, कितना नीटली आ जाएगा नहीं कर। और ये यूजुअली टीचर्स या आपकी एनसीईआरटी बुक ये रिकमेंड नहीं करती ना इस तरह से, तो इस तरह से आप सारे शो कर सकते हो। तुमने √3 ले लिया, ये इस पे √4 शो कर सकते हो, इस पे √5 शो कर सकते हो, ठीक हो गया, क्योंकि स्पाइरल नहीं बनता ना, ये समझने की बात होती है कि वो स्पाइरल कैसे कैसे आपका घूमता रहेगा, स्क्वायर रूट की ये इनडेफिनिट प्रोसेस है, चलता रहता, ठीक है। पहली चीज तो प्लस हायर मैथ्स में या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज होता हो, सो दैट इफ यू नो इट, तो आपको जब आगे आप उस चीज को चूज करते हो तो आपको वहां समझाना नहीं पड़ता, ठीक। बेसिकली आपके 10th की मैथ्स ना आपका दिमाग सिर्फ खोल देती है और कुछ नहीं करती, आपका ये सारी लॉजिक बेस्ड मैथ्स है, अगर आप देखो ना आपकी ज्योमेट्री आपके लॉजिक को इम्प्रूव करती है, ठीक है। विच आई एक्चुअली से आप टेक्निकल मैथ्स 11th 12th में जाके सीखते हो, जहां पर आपको कुछ क्रिएट करना है, या जब जैसे सिंपल सी बात मैं सबको बोलती हूँ कि आपका फोन क्या कुछ करता है, मैं जिस नंबर को डायल करती हूँ उसी को फोन जाएगा, किसी और को नहीं जाएगा, कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं होता, क्यों? अगर ये हल्का सा डिजिट भी मैंने चेंज कर दिया तो नंबर नहीं मिलेगा या किसी और को मिल जाएगा, है ना, होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक नंबर 2 को लॉट होगा और दोनों को एक कॉल चला जाता है, ऐसा भी नहीं होता,
तो सिम भी एक यूज होता है, अगर एक सिम चल रहा है दूसरा सिम इशू नहीं होता, पता है आपको ये चीज? सेम नंबर के लिए आप 2 सिम नहीं इशू कर सकते। अगर एक सिम मेरा वर्किंग है तो कोई और उस सिम को इशू नहीं करवा सकता, वो एक्टिवेट होगा ही नहीं। क्यों? देयर इज सम सॉफ्टवेयर, देयर आर सम टूल्स जो बिहाइंड द सीन वर्क कर रही है, वो ये सब इक्वेशंस ही है, वो एक सब नंबर्स ही है। ठीक हो गया? बहुत लंबा प्रोसेस है समझने के लिए। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। रे OS stands on POQ, रे OR, इसको रख कर देते हैं, ये सिर्फ स्क्रीन पे लिखा जाता है, ये आपकी बुक का ही है। OR and OT are angle bisectors of angle POS and SOQ. POS is X, ये है ना P, ये P है, POS is X, find angle ROT. रे जो OS है that stands, POS is X, ये सब कुछ इसमें। तो POS अगर X है तो व्हाट अबाउट दिस एंगल, इसे क्या लिखोगे? हाफ x/2 x/2, है ना? अब SOT OT भी बाइसेक्ट करता है, तो इसको मैंने लिख लिया, एंगल SOQ को बनता है 180 माइनस x, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस हाफ x, 90 माइनस हाफ x, दिस इज व्हाट दे वांट यू टू डू। तो अब आपने क्या किया? आपने कहा मुझे निकालना है एंगल ROT। ROT क्या हुआ? एंगल ROS प्लस एंगल SOT। ROS कितना हुआ? x/2। SOT कितना हुआ? 90 माइनस x/2। तो ये कैंसिल हो गया, इसके इक्वल आ गया। ये समझ में आया? पहले तो तुम्हारे 2 एंगल्स हैं, एक ये कंप्लीट एंगल जो दिया हुआ है x, ये कंप्लीट एंगल SOQ, इसको तुम 180 माइनस x लिख सकती हो। ठीक है, अब इसके बाद ये जो बीच वाले छोटे छोटे से एंगल है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो इसको मैंने x/2 लिख दिया। अब मैंने 180 माइनस x/2 किया, तो ये 90 माइनस x/2 आ गया। ये बाइसेक्टर दिया हुआ है OT। हाँ, तो उसके बाइसेक्टर के मैंने लिए, ये भी 90 माइनस x/2 है, ये भी 90 माइनस x/2 है। अब वो कहता है ROT की वैल्यू निकालो, तो ROT आपका क्या है? ROS प्लस SO, बस 90 बनकर आ गया, एंगल इज 90, एक्सेप्ट। चलो एक्सिस के बाद लिख लिया ना, ये अब कर दूं क्या? मैं फिर चेंज करूंगी। ये वाला क्वेश्चन प्लीज इसका कर लो जो इस पे नेक्स्ट दिया हुआ है। .572 पे बार, इसको हम कैसे करते हैं? इस केस में हम x लेंगे। शिवेन आपने वैसे ही किया था जैसे आपको कहा था, पहले 1000 से किया था, मैम मानेंगी? एवं नंबर कटवा लोगे, फिर इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मैं सिर्फ इसको ऑर्डर में याद करने के लिए कि आपको इजीली याद हो जाएगा, इसीलिए वो करवाती हूँ। अदरवाइज मेरा कोई वो पर्सनल नहीं है कि नहीं उसी से करो, यही आता था। हाँ वो तो कितना ही होता है,
वो लिखना होता है। गलत तो बेटा पता क्या है, टीचर आपकी उसकी अपनी लाइन में अपनी मर्जी होती है, गलत कोई नहीं कर सकता। वो सच में आप पे जाती है, वो सच में आपका एक इमोशनल, आपको वो टॉर्चर कर रहे हैं, सच में मैं कह रही हूँ। वो कहते हैं ना इमोशनल अत्याचार वो होता है, सच में वो गलत नहीं कर सकता। आपको ये डरावा देना कि मार्क्स कट कर लेंगे, ये गलत है। दिस इज हाँ कटिंग तो होगी 63 9। I still remember my daughter was in second grade, कोविड से पहले की बात है। She was just talking in the class, papers के बाद वो 2 घंटे बिठा लेते हैं ना, सबको छुट्टी नहीं देता। तो what she did was she was talking or someone told her something, कुछ हुआ था क्लास में, and the teacher told her that उसका एग्जाम था हिंदी का, उसके फुल मार्क्स थे, तो said you've got a 0, I'll mark you as 0 because you were talking in the class। और वो तो चलो हमने उसे रखा हुआ था कि ठीक है 0 भी आएगा तो इट्स ओके फाइन, थोड़ा सा बच्चे को हमने वो रखा हुआ था कि कोई बात नहीं मार्क्स जितने भी आए। वो आई घर पे एंड शी एकदम से वो शी वाज ओके बट शी फेल्ट बैड इन द क्लास। मैंने टीचर से बात की तो अगर टीचर ने ऐसा कहा भी हो तो वो बहुत गलत है। वो स्टाइल साइकोलॉजी पे बहुत गलत इफेक्ट लेकर आता है कि आपको 0 मार्क्स दे दिए, क्यों सिर्फ आप बात कर रहे हैं, या आपने ये नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स दे दिया। ये साइकोलॉजी में ना, आप लोग बच्चे हो अभी फिर भी इतने मैच्योर नहीं हो, ये गलत है। आपको ये डरावा देना मार्क्स कट कर लेंगे सबसे गलत होता है। पढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे, डराने के लिए भी बहुत सारे वे है। पेरेंट्स को फोन कर दो, सबसे अच्छा वे है, घर पे फोन कर दो, इतना है। सिर्फ ये कहना कि मार्क्स नहीं देंगे, पूरा गलत कर देंगे, क्यों? एक तो बच्चा पढ़ कर काम करके आ रहा है, फिर उसको कहो तुमने क्यों ऐसा नहीं किया, वैसा करो। चलो नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट ही है। ठीक है, मैं दूसरे वाला करूँ। So 3 vertices of a rectangle are A दिया हुआ है 4 minus 2, B दिया हुआ है -3 minus 2, C दिया हुआ है -3 1। Plot these vertices on a graph. Find the coordinates of the fourth vertex D. Also find the length of sides of rectangle from the graph. सबसे डिफिकल्ट है कोऑर्डिनेट को, इससे डिफिकल्ट और क्या बनाएंगे? तो ये आ गया 1 2 3 4, 4 minus 2, तो यहाँ पर आ गया कुछ, है ना? फिर आ गया दिस इज वर्टेक्स ए। अब मैं लिखूंगी -3 -2, तो -3 कुछ यहाँ आता है 1 2 3, इसके बिल्कुल सामने है -3 -3 1, तो कुछ यहाँ आ गया। तो फोर्थ वर्टेक्स आप क्या लगाओगे? 3,1 क्यों? 4,1। जल्दी मत किया करो, तुझे सिर्फ एक ही बात कही है तुम्हें, बस जल्दी नहीं करनी, है ना? बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, तुम्हारा पेपर कभी नहीं छूटेगा, है ना? गलत होगा। D is fourth one. Also find the length of sides. So what is the length? -3 और 4 के बीच का डिस्टेंस बताओ कितना होता है? समझ में आ गया? आदित्य क्लियर है ये? -3 और 4 के बीच का डिस्टेंस, -3 पे खड़े हो, 4 तक पहुंचना है। पहले 0 तक पहुंचोगे 3, फिर 0 से 4 तक जाओगे 4, 3 + 4 7। जैसे कि थर्ड फ्लोर पे हो और -4 पे जाना है, थर्ड स्टेप पे खड़े हो और फोर्थ स्टेप पे जाना है, तो 7 स्टेप्स होगी तुम्हारी। पहले 0 तक जाओगे उसके बाद, और ऐसे ही आपकी ब्रेड्थ देखो कितनी है। यहाँ -2 पर हो और 1,
ब्रेड इज 3 ये आया था। एरिया निकालना हो तो फिर आप एरिया भी निकाल सकते। और 12th क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। 13th आपकी थ्योरम ही थी जो मैं कह रही थी कि आएगी आपको, ये वाला। प्लॉट द पॉइंट्स 1, 3, 2, 6 एंड -1, -3 ऑन द ग्राफ पेपर एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। नहीं क्या कोलिनियर आ रहा है, चेक करें इसको। तो फिर सबसे इजी है, उसमें चेक करते हैं। 1, 3, 2, 6 ये आएंगे बच्चे। तुम्हारा क्यों नहीं आया? डिपेंड करता है, आपको ग्राफ पेपर दिया था बच्चे। 1, 3, 2, 6 2, 4, 5, 6 तुमने इसको कैसे प्लॉट किया? तुम्हारा क्यों नहीं आया? -1, -3 स्केल ठीक से नहीं लिया था। हाँ तो दे आर कमिंग कोलिनियर बच्चे, कोलिनियर आएंगे। क्यों आएंगे? देखो ना, ये 1, 3 है, ये 2, 6 और ये -1 समझ में आया? आपका 1, 3 है, 2, 6 में भी रेशियो वही है 1, 3 और -1, -3 में भी रेशियो है 1, 3। तो ये कोलिनियर होंगे ही होंगे। डिपेंड करता है रिलेशनशिप के हिसाब से। ये एक इक्वेशन पे मैंने कहा था ना, इक्वेशन करवाऊंगी तो मैं कह सकती हूँ y = 3x, उस पर ला सकता है। एक लाइन है y = 3x, इस पे सारे पॉइंट्स लाए करते हैं, इसलिए ठीक हो गया। ये मेरा पॉइंट ठीक नहीं बना ना, आप खुद देखो, मैंने यहाँ 1 लिया, यहाँ 2 लिया है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएगा ना पॉइंट। और अगर मैं इसको प्रॉपरली ड्रॉ करूंगी, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? तुमने क्या गलत लिया था? -1 तुमने नहीं, -3 पे ले लिया होगा। -1 यहाँ ले लिया होगा, -3 यहाँ लिया होगा। नहीं आता, नहीं आता, फिर क्यों नहीं आया? आना चाहिए। अगर हम ये भी करते हैं तो पॉइंट्स बोलना मुझे। -1 -2, 6 है ना? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन तो बननी चाहिए, क्यों नहीं बनेगी? प्रिंसिपल का नहीं है। इसमें ना डिस्प्यूट और है, ये क्या करता है, ठीक है। अगर मैं अब इसको पेस्ट करती हूँ, ठीक है, तो नहीं है ना? होगी, नहीं किसने कहा? लाइन बॉक्स बॉक्स थोड़ी ना चलती है, लाइन तो कैसे भी चल सकती है।
हो गया ना ये देखो। अब तो ये ग्राफिंग मतलब मेरा कोई ह्यूमन एरर भी नहीं आएगा, इसमें कुछ भी नहीं आया, मैंने बिल्कुल टेक्निकली साउंड एक ग्राफिंग कैलकुलेटर लिया उसके साथ ड्रॉ किया। तो जब भी आपने देखा ना पॉइंट्स आपके क्या है, -1 -3 1 3 2 6, इनको देखकर ही मैंने कह दिया कि हाँ दिस दे विल, ये बॉक्स टू बॉक्स नहीं चलेगा, जरूरी नहीं होता कि ये बॉक्स टू बॉक्स चले। ठीक है, आपको एक बड़ा स्केल लेना होता है, फुल लेंथ स्केल लेके जाया करो साथ में अपने ग्राफिंग में, उसमें फिर आपकी ना स्केल हिलेगा नहीं। हो सकता है कि ये आपका जो छोटा वाला स्केल है ना, ये वाला आपका बड़े वाला स्केल जो एग्जेक्टिव स्केल 30 वाला होगा उसको लेकर जाना है पेपर में। बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम गलत करके आ गए। चलो इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास, उसके बाद छोड़ दूंगी कोई बात नहीं। ये वाला 12th मैंने करवा दिया था। ये वाला बी पार्ट इसका बहुत आसान है, 5x - 3 y - 3 पॉइंट दिया हुआ है इक्वल्स टू 2 - 1। तो 5x - 3 किसके इक्वल होगा, x कोऑर्डिनेट के, और y - 3 y कोऑर्डिनेट y के। तो x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, x कितना आएगा 1, y कितना आ जाएगा y2 आ जाएगा। इसमें पता क्या दिया हुआ है, आपको कहा है कि एक पॉइंट आपको, जब भी आपने देखा होगा कि जब मैं डेस्मॉस में भी ड्रॉ कर रही थी तो एक स्टैंडर्ड वे है फीड करने का पॉइंट को ब्रैकेट्स में, और आपको दिया होता है डैश डैश। तो दिस इज योर x कोऑर्डिनेट, दिस शोज योर y कोऑर्डिनेट, एक एक्सिस का शो करता है कोऑर्डिनेट। आपको कहा है उसने एक पॉइंट फॉर्म में है, ये दिया हुआ है 5x - 5, y - 3 इज इक्वल टू 2 - 1। दो पॉइंट्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब जो x कोऑर्डिनेट है एक पॉइंट में दिया हुआ है 5x - 3, दूसरे में x कोऑर्डिनेट एक्सिस का कितना दिया हुआ है 2। तो इसका मतलब ये आपस में क्या है इक्वल, x x के साथ मैच करेगा, y y के साथ मैच। कल मुझे कहा जाए पॉइंट p x y इज इक्वल टू 2 3, तो x की वैल्यू क्या बोलोगे 2, y is 3। अब इस x की जगह उसने 5x - 3 लिख दिया, उसने कहा पॉइंट p 5x - 3 और y - 3 जी 2 3 के इक्वल है। तो आप क्या करोगे 5x - 3 इज इक्वल टू 2, y - 3 इज इक्वल टू 3। दिस इज व्हाट यू विल डू। यहाँ पर उसने क्या दिया हुआ है 2 - 1, समझ में आ गया। तो 5x - 3 इज इक्वल टू 2 एंड y - 3 इज इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 और x की वैल्यू क्या आ गई 1। क्लियर हो गया बच्चे इतना। चलो नेक्स्ट है, Aditya is a class 9th student residing in a village. He went to a city hospital along with his grandfather for general checkup. From here, he visited 3 places: school, library, and police station. After returning to his village, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास है ये स्कूल के कोऑर्डिनेट्स है, ये हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन, लाइब्रेरी। After returning to his village, he plotted a graph by taking hospital as a origin and marked 3 places on the graph as per his direction of movement and distance. The graph is shown below. Coordinates of library and police station. क्या लिखोगे coordinates of library 6,2, समझ में आ गया। ठीक है, coordinates of school police station 2, -1।
ठीक हो गया। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड पुलिस स्टेशन, तो स्कूल और पुलिस स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये -1 पर है और ये 3 पर है। नहीं बच्चे, इसने स्केल नहीं दिया हुआ ना आपको, तो फिर 4 यूनिट्स लो। हाँ, स्केल नहीं दिया हुआ ना मुझे, तो मैं 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ही मानकर चलूंगी। यहाँ पर कहाँ पर है वो देखो ना, तुमने कहा है पुलिस स्टेशन इज 2 - 1 और स्कूल कहाँ पर है 2 3, नहीं पर है ना, तो ये -1 2 3 4 यूनिट्स हो गया। स्केल नहीं दिया हुआ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर नहीं दिया हुआ, तो मैं उसको 4 यूनिट्स लेकर ही चलूंगी कि देखो इनका डिस्टेंस एज पर द मैप इज 4 यूनिट्स। आई डोंट हैव अ स्केल दैट हाउ मच दैट 1 यूनिट शोज। ठीक हो गया ना, उसने सेंटीमीटर भी नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ स्केल। जब उसने स्केल नहीं दिया हुआ तो मैं डायरेक्टली 4 लूं। क्या हो गया तुम्हारा? गलत हो गया। 8 कैसे कराए? बॉक्सेस गिन लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, इन बिटवीन सारा ऐसे, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। कोई बात नहीं, चलो कितने गलत हो गए, कोई बच्चे कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट है रियल नंबर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल। ये तो नहीं है हमारा, है ना? हाँ, ये आपके है भी नहीं ना, ये 10th के क्वेश्चन है, ये 8th के नहीं 10th के हैं। रियल नंबर्स नहीं थे ना आपको, रैशनल थे। ये रियल नंबर्स 10th में। हाँ, ये आपके वो आ गए ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन हो गया। How many real numbers between two numbers on the number line? So how many real numbers are there? Real numbers can be represented on the number line, true or false? True. How many real numbers between two numbers on the number line? Infinite. The next है, write one rational number and irrational number on the left hand side of √2 and left hand side of right hand side of √2, ऐसे कुछ है ना? पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है। स्क्रोल नहीं होता ना, ये पिक्चर है, स्क्रोलिंग नहीं आती। जूम करने पर आई वांट जूम टू बी हियर, तो वो यहाँ पर। राइट वन रैशनल एंड इरैशनल नंबर लाइंग ऑन द लेफ्ट ऑफ √2 ऑन द नंबर लाइन, है ना? लेफ्ट ऑफ √2 मतलब यहाँ पर नेगेटिव साइड, और रैशनल तो आप 1 लिख दोगे, 1/1.414 है, 1/2 लिख दो, कुछ भी दे दो। इरैशनल लिखना है ना, तो आप क्या लिखोगे? इरैशनल लिखना तो 1.5 स्क्वायर रूट लिख दो। रैशनल और इरैशनल लिखना जो ठीक थे, मतलब ऑब्वियसली अगर उन्होंने दिया है कुछ तो ठीक है। कल मैं ना, अगर आप इतना ही